क्या वन नेशन वन इलेक्शन बिल सच में भारत की तकदीर बदल देगा या फिर वन नेशन वन इलेक्शन बिल डेमोक्रेसी को कमजोर करने का सबसे बड़ा तरीका है। यह बात कहकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि इस बार ऑपोजिशन ने सच में बहुत बढ़िया पॉइंट्स निकाले हैं जो आप सबको पता होना चाहिए। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। One nation, one election is not at all practical in this country. They also know about that. They want to divert the attention. आज के समय से और आज के संविधान की जो व्यवस्था है उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। ये बिल हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकता है। ये बिल हमारे देश की जीडीपी में ग्रोथ दे सकता है और ये बिल हमारी डेमोक्रेसी को भी खत्म कर सकता है। ये बिल हमारे देश के चुनाव में खर्च होने वाले पैसों को बचा सकता है और यही बिल हमारे राज्यों की लोकल समस्याओं की आवाज को भी दबा सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या सच में ये बिल देश की भलाई के लिए है या फिर देश की डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है। क्या इस बार ऑपोजिशन सही में सही बात पर अपोज कर रही है? तो चलिए शुरू करते हैं। Government has referred one nation, one election bills. Prime Minister Narendra Modi, ladies and gentlemen, have reacted to the cabinet, in fact, approving the one nation, one poll. He has one nation, one election, one nation. अरे हमको क्या मिलेगा one election की 10 election की 12 election? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन। One nation, one election. One nation, one election. One nation, one election. One nation, one election. सत्रह दिसंबर 2024 को लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया। उसका नाम था वन नेशन वन इलेक्शन बिल। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। विथ योर परमिशन आई बेग टू मूव और लीव टू इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल। ये बिल एक प्रपोजल है जिसमें सारे इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज किया जाएगा। मतलब कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हर 5 साल में एक ही समय पर होंगे, जबकि अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग इलेक्शंस के सिस्टम को देखें तो हर साल देश में किसी न किसी कोने में किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई इलेक्शंस होते रहते हैं। भले ही वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हों, भले ही वो राज्यसभा के हों, चाहे हो सकता है वो लोकसभा के भी हों। एक उदाहरण के तौर पे 2024 में सबसे बड़ा देश का इलेक्शन हुआ जिसको हम लोकसभा इलेक्शंस कहते हैं। उसके तुरंत बाद हमारे देश में जम्मू कश्मीर में, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में भी अलग अलग समय पर इलेक्शंस हो रहे थे। इसके अलावा लोकल बॉडी इलेक्शंस जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत के इलेक्शंस भी अलग अलग जगहों पे कहीं ना कहीं हो ही रहे थे। और इंडिया हमेशा इलेक्शन मोड में ऑन रहता है। इस इलेक्शन मोड में अरबों खरबों रुपए का खर्च आता है, एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत लगती है और सरकार हाइबरनेशन मोड पर चली जाती है। हाइबरनेशन इसका मतलब कि सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी नया प्रोजेक्ट या नया कानून नहीं ला सकती। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शंस हर कुछ महीनों में होने में प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी इसको बदलना क्यों चाहती है? the BJP's distraction strategies, right? Okay. Look, one nation, one election, one nation. अरे हमको क्या मिलेगा one election की 10 one nation, one election। यूपी में हो जाए इलेक्शन। बीजेपी का सबसे पहला आर्गुमेंट है कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी खत्म होती जा रही है। हर बार जब भारत इलेक्शन मोड में जाता है तो कई सारी सरकारें काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि हर सरकार एक इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ट्रिगर करता है। और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो फेयर इलेक्शंस को इंश्योर कराने में मदद करता है, और इस प्रोसेस में पॉलिसी मेकिंग, क्रिटिकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सब खत्म हो जाते हैं, एक टाइप से रुक जाते हैं, क्योंकि सरकार डिसीजन ही नहीं ले पा रही है तो आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वक्त गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम्स अनाउंस या इनॉग्रेट नहीं हो सकती। अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना है तो वो भी नहीं दे पाता, पैसा रिलीज ही नहीं हो पाता है। इन शॉर्ट, सरकार का होना या ना होना दोनों बराबर है। और शॉकिंग बात तो ये है कि ये पॉज या ये रुकावट सिर्फ कुछ दिनों का नहीं होता है, महीनों का होता है। नेशनल, स्टेट और लोकल इलेक्शंस अलग अलग होने की वजह से सरकार निहत्ती हो जाती है, और इस समय इनका होना या न होना दोनों बराबर हो जाता है। इसका मैं आपको साक्षात प्रमाण देता हूँ। 2017 में विवेक देवराय और किशोर देसाई ने एक रिपोर्ट बनाया था जिसमें यह बताया था कि गवर्नेंस और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हर राज्य में कई महीनों तक रुक जाती है। लोकसभा इलेक्शंस के लिए 3 महीने और स्टेट इलेक्शंस के लिए 4 महीने का पॉज होता है, जो टोटल 1 साल में आधे समय के बराबर है। सोचिए, हर 5 साल में 7 महीने तो बेकार यूं ही चले जाते हैं, जिसमें ना सरकार कुछ काम कर पाती है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमारे राज्य की तकलीफ़ें कोई नहीं होता है सुनने वाला। इसके अलावा हमारे पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स एकदम स्लो हो जाते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स के लिए फंड्स जो हैं वो रुक जाते हैं। महाराष्ट्र में अगर हम कैंपेन, पोलिंग और गवर्नेंस पैरालिसिस के दिन कंबाइन करें तो ये 5 साल के टेन्योर में 300 दिन का लॉस कहलाता है। 300 दिन मतलब हर 5 साल में 1 साल सिर्फ इलेक्शंस में ही बर्बाद हो जाता है। सोचिए, तेजी से ग्रो करते हुए भारत देश के लिए और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के लिए 300 दिन यानी 1 साल कितना मायना रखता है। आप खुद मुझे इस बात को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या यह बात सही है या गलत है। बीजेपी का दूसरा आर्गुमेंट है कॉस्ट का। 2019 में लोकसभा इलेक्शंस में करीब 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया था, और ये सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूँ। अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग इलेक्शंस के लिए अलग अलग कॉस्टिंग अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो ये कई 100 करोड़ बढ़ जाएगा। 125 करोड़ देश में सही ढंग से और फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए अरबों खरबों रुपया फूक जाता है। कई सारे लोग इसकी तैयारी में जुड़ जाते हैं और इसकी वजह से देश की प्रगति पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। तीसरी समस्या है कि हर इलेक्शंस के वक्त पुलिस, टीचर्स, लोकल ऑफिशियल्स और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपनी डेली ड्यूटीज को छोड़कर इलेक्शन ड्यूटीज करना पड़ती है। स्कूल्स को पोलिंग स्टेशंस बना दिया जाता है और एसेंशियल सर्विसेज डिले हो जाती है। चौथा है प्रोग्रेस। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होने की वजह से पॉलिटिशियंस गवर्नेंस की वजह इलेक्शंस पर फोकस करते हैं। सभी पॉलिटिशियंस अपने अपने काम को छोड़कर रैलीज निकालते हैं, कैंपेन्स करते हैं, लोगों से वोट मांगने जाते हैं। इन सब में जितना समय खराब होता है उस समय हमारे लीडर्स कुछ बेहतर डिसीजंस हमारे राज्य और हमारे देश के लिए ले सकते थे, पर चुनाव होने की वजह से नहीं ले पाए। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी करंट सेंट्रल गवर्नमेंट 1 नेशन 1 इलेक्शन के बिल को प्रपोज कर रही है, जिससे हमारे देश को कई फायदे मिलने वाले हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा। गवर्नमेंट पेपर्स के मुताबिक साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब अगर सभी इलेक्शंस एक साथ हुए तो जीडीपी को 1.5% यानी 4.5 लाख करोड़ का बूस्ट मिलेगा। आपको ये जीडीपी का 1.5% बहुत छोटा लगता होगा, इससे क्या होता है? बस सोचिए, अगर किसी को बहुत तेज भूख लग रही है, किसी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, उसके लिए ये 1.5 रोटी कितनी मायने रखती होगी? क्या वो उसका पेट भर सकती है? सोचिए, इतना बड़ा हिंदुस्तान, हर किसी की ज़रूरतें हैं, हर किसी को तकलीफ़ें हैं। हिंदुस्तान का 1.5% मतलब 4.5 लाख करोड़ बचेगा। इससे हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को
कितनी सहूलियत दी जा सकती है, कितना ग्रोथ मिल सकता है हमारे हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे हिंदुस्तान की करंट पॉलिसीज़ को, एजुकेशन सेक्टर को, हमारे हेल्थ सेक्टर को। कई सारा पैसा इन इलेक्शंस में खर्च होने वाला करोड़ों अरबों रुपया हम सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अगर हिंदुस्तान में एक साथ सभी राज्यों में इलेक्शंस होते हैं तो देश की महंगाई 1.1% से कम हो सकती है और करीब करीब 17.5% से ज़्यादा पैसा जन कल्याण में लगाया जा सकता है, जो इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट में 0.5% से बढ़ोतरी दे सकता है। इस बिल के आने के बाद पॉलिटिशियंस चुनाव से ज़्यादा अब देश की प्रगति पर ध्यान दे सकेंगे। इस बिल के आने के बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी देश की एसेंशियल सर्विसेज पे फोकस कर सकेगा और ना सिर्फ इलेक्शन ड्यूटीज़ पर। इससे देश के कई हजार करोड़ बचेंगे, जिससे टैक्स पेयर्स का, आपका और हमारा टैक्स बर्डन भी कम होगा। पर सवाल ये है कि अगर ये सब इतना ही बढ़िया दिख रहा है, सब अच्छा दिख रहा है, तो फिर ऑपोजिशन इसको इतनी बुरी तरीके से अपोज क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ करंट रूलिंग पार्टी को अपोज करने के लिए है या फिर उनके पास में कुछ वैलिड पॉइंट्स भी है? ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। It's one of the BJP's distraction strategies, right? Okay. तो व्यू हम लोगों का भी साफ है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना आसान नहीं है उसको बना देना। उसके लिए काफ़ी डायलॉग करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी और कई प्रकार की चीज़ें हैं। मैं इस बार बहुत ही गर्व से कह सकता हूं कि ऑपोजिशन के पास कुछ बहुत ही बढ़िया वैलिड पॉइंट्स हैं जो हम सबको समझना चाहिए और हम सबको समय समय पर इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। ऑपोजिशन के हिसाब से हमारा वन नेशन वन इलेक्शन के बिल में सबसे पहला चैलेंज आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हर्डल्स का। इंडिया जो एक डेमोक्रेसी है वो फेडरल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, जिसमें सेंटर और स्टेट्स अलग अलग ऑपरेट करते हैं। दोनों की अलग अलग ताकतें हैं, दोनों का अलग अलग नियम और कानून है और दोनों अपने अपने हिसाब से इस देश के अपनी अपनी प्रजा पर राज करते हैं। अब सोचिए कि इन सब अपने अपने हिसाब से अभी तक चलते हुए आ रहा है, पर इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कई बड़े बड़े चेंजेस करना पड़ेंगे। तो क्या ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार, क्या ये हमारी डेमोक्रेसी पे एक सबसे बड़ा सवाल नहीं उठाता है? ऑपोजिशन को ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को सभी स्टेट असेंबलीज को डिसॉल्व करना पड़ेगा और उन्हें लोकसभा के साथ अलाइन करना पड़ेगा। पर ये कैसे होगा? क्या स्टेट असेंबलीज को उनके टेन्योर खत्म होने से पहले ही फोर्सफुली कोलैप्स कराया जाएगा या फिर किसी स्टेट असेंबलीज का जो टेन्योर है उससे बढ़ाया जाएगा या फिर प्रेसिडेंट रूल पूरे देश भर में लगाया जाएगा? क्या ये 1975 के इंदिरा गांधी की इमरजेंसी जैसा फीलिंग नहीं दे रहा है? भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जन साधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। उस समय भी डेमोक्रेसी खतरे में आई थी और शायद ये सब बदलाव करने में जो ट्रांजिशन फेज आएगा उसमें भी डेमोक्रेसी को थोड़ा बहुत तो परेशानी झेलना पड़ सकती है और यही ऑपोजिशन का सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, इस बिल को अप्रूव करने में हमें कम से कम 5 बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करना पड़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और आर्टिकल 356 भी शामिल है। इसलिए हम इसे 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी कहते हैं। और ये सब ऐसे ही नहीं होने वाला है। करंट गवर्नमेंट को लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और 50% स्टेट से, एटलीस्ट 50% स्टेट से इस बिल को अप्रूव करवाना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल अगर संसद में आता है और संविधान संशोधन करने के लिए संसद और विधानसभाओं का गणित क्या कहता है, ये आप समझ लीजिए। दरअसल में संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में 362 सदस्यों का समर्थन और राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं, राज्यसभा में एनडीए के 112 सांसद हैं।
यानी 2/3 बहुमत के लिए लोकसभा में एनडीए को 69 सांसदों के समर्थन की और राज्यसभा में 51 सांसदों के अतिरिक्त समर्थन की जरूरत होती। एक पॉलिटिकली डिवाइडेड देश में क्या ये पॉसिबल लगता है? अगला प्रॉब्लम है ओवरलैपिंग का, नेशनल और स्टेट इश्यूज का। इस कंसर्न से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। अपोजिशन पूछती है कि अगर नेशनल पार्टीज हर इलेक्शंस को डोमिनेट करेगी तो फिर लोकल मुद्दों का क्या होगा? कुछ रिसर्च और स्टडीज बताती हैं कि सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस में 77% चांसेस हैं कि अगर वोटर सेंटर और स्टेट दोनों के लिए वोट करता है तो छोटे छोटे मुद्दों पर ना कोई बात करेगा, ना ही उस पर कोई सुनवाई होगी। उदाहरण के लिए पंजाब में किसान की समस्या है, जो दिल्ली के लिए शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या है, जो शायद गुजरात के लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। गुजरात की अपनी खुद कोई समस्या है, जो तमिलनाडु के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरह हर राज्य सरकार अपने अपने लोकल इश्यूज को मुद्दा बनाकर लोगों से ये वादा करती है कि इन लोकल प्रॉब्लम्स पे वो गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहेगी। वो गवर्नमेंट जिसको आप चुनोगे वो इन मुद्दों पर अपना अपना सॉल्यूशन निकालेगी। Breaking news, it is coming in. The Tamil Nadu Chief Minister has reacted to the Sanatan Dharma controversy. दिल्ली हमारा हृदय स्थान है और हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली एयर पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम से काफी तंग है। अपराधी अपराधी है और अपराधी जो भी होगा, हमने 2017 में ही अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था कि सरकार अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगा। अब सोचो, दिल्ली गवर्नमेंट पॉल्यूशन के लिए बात कर रही है, पंजाब किसानों की भलाई के लिए बात कर रहा था। इतने में एक बड़ी नेशनल पार्टी आती है और वो कहती है कि हमारे देश को चाइना या पाकिस्तान से खतरा है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा पूरे देश में एक बड़ा संकट बताती है। हम सब इंडियंस अपनी अपनी समस्याओं को साइड में रखकर देश की रक्षा के लिए एकजुट हो जाते हैं। देश के लिए 100 करोड़ देशवासी एक मुट्ठी बन जाते हैं। यही हमारी राष्ट्रभक्ति है। देश की जब भी बात आती है तो पहले देश आता है, बाद में हम आते हैं। सोचिए, अब हर बार हर चुनाव में इसी प्रकार से देश के बड़े मुद्दों को उठाएंगे तो हमारी राष्ट्रभक्ति आगे आ जाती है और सभी लोग उसी पर बात करेंगे। तो फिर हमारे घर घर की समस्याओं को कैसे आवाज मिलेगी? कौन उन्हें सॉल्व करेगा? हमें किससे आश्वासन मिलेगा कि ये मुद्दे हल कर दिए जाएंगे? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ 2014 का। 2014 में मोदी की जो लहर चली थी ना, उसमें बीजेपी ने कई राज्यों में फतेह हासिल करी थी और हरियाणा के इलेक्शंस के वक्त किसान की मांगे और अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। जब देश के बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं तो राज्य के छोटे छोटे मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं देता, जिससे लोगों की समस्याएं हमेशा बनी रहती है। और बहरहाल इसके बाद आप सबको पता है कि किसानों ने किस तरह से अपना आंदोलन दिल्ली तक लेकर गए। महंगाई, न्यूनतम भत्ता और कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर देश भर के किसान आज दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2019 में जब बीजेपी नेशनल सिक्योरिटी को एक देश का मुद्दा बताती है तो वहां पर तमिलनाडु अपने मुद्दों पर बात कर रहा होता है, जैसे एजुकेशन, फिशरमैन की सेफ्टी एंड विकास। बीजेपी देश में भले ही जीत गई पर तमिलनाडु में हार गई। तो अगर नेशनल और स्टेट इलेक्शंस मर्ज हो जाएंगे तो बड़े बड़ी पार्टीज जो बड़े रिसोर्सेस रखती है, जिनके पास पैसे की ताकत है, वो बड़े लेवल पे डोमिनेट कर सकेंगी, पर लोकल मुद्दों की आवाज दबा दी जाएगी। जब देश भर में सिक्योरिटी का मुद्दा जोर पकड़ रहा होगा तो शायद किसी स्टेट की एजुकेशन इश्यूज पर कोई ध्यान नहीं देगा। हर स्टेट एक नई प्रॉब्लम फेस कर रहा है और इन्हीं प्रॉब्लम से डील करने के लिए लोग स्टेट गवर्नमेंट्स पर निर्भर रहते हैं। और सोचिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल इलेक्शंस पे फोकस करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो स्टेट इश्यूज की बात इंडिया लेवल पर नहीं करेगी। केरला का फिशरमैन हो, पंजाब का किसान हो, दिल्ली का पॉल्यूशन हो, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं दबी रहेंगी। तीसरा मुद्दा है अकाउंटेबिलिटी का। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस भले ही महंगे हो पर गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाते हैं, और अगर इलेक्शन सिर्फ 5 साल में एक ही बार हुए
तो अकाउंटेबिलिटी का हिसाब तो रहेगा ही नहीं। अगर हमने किसी सरकार को चुना है और वो सरकार सही से काम नहीं कर पा रही है तो क्या हमें 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा अपना गुस्सा, अपनी तकलीफें या हमारी नाराजगी को जाहिर करने के लिए? ऐसे ही कुछ हुआ 2022 यूपी इलेक्शंस में। योगी जी भले ही 2022 में जीत गए पर लोगों की तकलीफें वहां पर अनसुनी कर गए थे और इसी वजह से वोटर्स ने 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में अपनी नाराजगी दिखाई थी, जिससे बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पर बीजेपी वालों के 19 बार मुख्यमंत्री हमारे वृंदावन श्री धाम के अंदर में आए तो उन्होंने ऐसी कोई परियोजना नहीं की जो कोविड महामारी के अंदर में 2.5 साल जो यहाँ पे व्यक्ति है, दुकानदार हैं, सारे परेशान रहे। कोई बढ़िया मल्टी लेवल हॉस्पिटल हो, कोई यहाँ पे डिग्री कॉलेज हो जो नया उन्होंने बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं किया है अभी तक हम बीजेपी सरकार ने। पर वो वृंदावन आते हैं, जो राष्ट्र हित में कार्य करेगा हम वोट उस देंगे। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को 62 सीट्स मिली थी पर 2024 में बीजेपी को सिर्फ 33 सीट्स मिली। In 2019 the BJP swept it. They swept UP and they won 62 out of the 80 seats. But this time the BJP slipped up. They won just 33 seats in the state of Uttar Pradesh. 33 seats. देश की जनता अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए इलेक्शंस ही चूज करती है। अगर इलेक्शंस हर 5 साल में हुए तो लोगों की तकलीफें सिर्फ 5 साल में ही एक बार सुनी जाएगी। 5 साल में एक बार चुनाव करने से भले ही हम एफिशिएंट हो जाएंगे पर हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी खो देगी। इतनी सब इश्यूज के चलते बीजेपी इतने बड़े देश में वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिल को कैसे लागू करेगी? क्या उनके पास में कोई प्लान है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। इस बिल को अप्लाई करने के लिए बीजेपी ने स्टेप बाय स्टेप कुछ फेजेस बताए। फेज 1 में या पहले चरण में उन्होंने कहा कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज कर दिया जाए। मतलब एक ही इलेक्शन होगा, एक ही वोटिंग बूथ होगा, एक ही दिन होगा पर उस दिन 2 वोट डालेंगे। पहला वोट जो आप डालेंगे आपके एमपी तय करने के लिए कौन सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगा, यानी कौन सेंट्रल गवर्नमेंट का सांसद होगा। दूसरा वोट आपका होगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, आपके एमएलए के लिए। यह है पहला चरण। दूसरी स्टेप में बीजेपी सरकार ने ये बताया है कि कैसे छोटे छोटे बॉडी इलेक्शंस जैसे पंचायत, म्यूनिसिपल इलेक्शंस और कॉरपोरेशन इलेक्शंस को भी इंक्लूड किया जाएगा और ये इलेक्शंस लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के सिर्फ 100 दिन के अंदर अंदर किए जाना चाहिए। बीजेपी का ऐसा मानना है कि ये सब करके हिंदुस्तान अपनी किस्मत बदल सकता है। हिंदुस्तान अरबों खरबों रुपए अपना बचा सकता है क्योंकि पूरे देश भर में एक फिक्स डेट होगी जिस दिन इलेक्शंस होंगे। पर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, इतने बड़े देश में इतने बड़े प्लान को इम्प्लीमेंट करने में कई सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। पूरे देश के सिस्टम को रीसेट करना एक बहुत बड़ा टास्क है और अगर इसे देश भर में इम्प्लीमेंट करने में अगर थोड़ी सी भी गलती या चूक हो जाती है ना तो ये राजनीतिक दंगे और उथल पुथल भी करवा सकते हैं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 तरीके बताए। पहला है फुल टर्म जनरल इलेक्शंस और दूसरा है अनएक्सपायर्ड मिड टर्म इलेक्शंस। पहले समझते हैं फुल टर्म जनरल इलेक्शंस के बारे में। मान लो कि अगर आपने 2024 में अपनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए वोट डाले होते तो दोनों सरकार 2029 तक 2029 तक अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर लेती और अगर 2029 में फिर से आप लोग अपने एमपी और एमएलए के लिए वोट करते और यही सिलसिला चलता रहता, हर 5 साल में ये सिलसिला आता रहता। दूसरा समझते हैं अनएक्सपायर्ड टर्म के बारे में। सोचो कि आपने 2024 में आपकी स्टेट गवर्नमेंट के लिए वोट डाला जिसका टेन्योर अगले 5 साल मतलब 2029 तक चलना होता, बट किसी भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से सरकार टूट जाती है और फिर से स्टेट इलेक्शंस होना पड़ते हैं। तो इस केस में सरकार सिर्फ उतना ही टेन्योर सर्व करेगी जितना पिछली सरकार ने बचा हुआ छोड़ा था। नई सरकार को 5 साल का कार्यकाल नहीं मिलेगा क्योंकि इलेक्शंस की डेट्स फिक्स हो जाएंगी। एक उदाहरण देता हूँ, अभी हमारे मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव हुए
तो जो सरकार 2023 में चुनी गई उसका कार्यकाल 2028 तक चलेगा। पर किसी भी वजह से अगर सरकार बीच में टूट जाती है, उदाहरण के लिए 2026 में, तो जो नई सरकार आएगी वो सिर्फ 2026 से 2028 तक का ही कार्यकाल सर्व करेगी। जनरली अभी तक क्या होता आ रहा है कि अगर कोई सरकार 2026 में नहीं बनती है तो वह अगले 5 साल तक के लिए वही सरकार रहती है। पर इस वन इलेक्शन वन बिल के मुताबिक सरकार सिर्फ उतना ही टेन्योर सर्व करेगी जितना पिछली सरकार का बचा था। फिर आपके और हमारे मन में एक सवाल आता है कि कोई भी राज्य सरकार इतनी मेहनत करने के बाद इलेक्शंस जीत कर बैठी है, उनका अगर कार्यकाल बीच में ही समाप्त हो जाता है तो क्या उनके साथ अनफेयर नहीं होगा? सिर्फ इसीलिए बीजेपी ने एक ट्रांजिशन फेज इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार फिर से 2028 में उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा और 2028 में हमारे मध्य प्रदेश में फिर से चुनाव होंगे। पर 2028 में जो सरकार चुनकर आएगी उसका टेन्योर 5 साल का नहीं, सिर्फ 1 साल का होगा, क्योंकि 2029 में अब वन इलेक्शन वन बिल के तहत पूरे देश भर में एक ही समय पर लोकसभा इलेक्शंस और राज्यसभा इलेक्शंस दोनों होंगे। हो सकता है कि जो 2028 में नई सरकार चुनकर आए वो सरकार सिर्फ 6 या 8 महीने ही अपना कार्यकाल दे पाए। क्या ये उनके साथ अनफेयर नहीं है? इसीलिए इसी चीज से बचने के लिए बीजेपी ने एक ट्रांजिशन फेज को इंट्रोड्यूस किया। मतलब कि जब पूरा देश 2029 को जनरल इलेक्शंस में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वोटिंग करेगा, उसी दिन को फाइनल वोटिंग डे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इसी दिन प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर करेंगे कि अब जो राज्य सरकारें हैं वो सब अपने अपने टर्म्स को लोकसभा के टर्म्स के साथ अलाइन करेंगे। मतलब कि एमपी में इलेक्शंस 2028 को होने वाले थे तो वो अब 2029 में लोकसभा इलेक्शंस के साथ होंगे। मतलब कि अभी जो सरकार है उसे शायद 1 साल का टेन्योर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसी तरह अगर दिल्ली में इलेक्शंस 2030 में होने वाले थे तो वो अब 2029 में होंगे। मतलब जो सरकार 2030 तक का जिनका टेन्योर था उनका 1 साल कम हो जाएगा। तो किसी का 1 साल बढ़ रहा है, किसी का 1 साल कम हो रहा है, पर प्रेसिडेंट के आदेश अनुसार सभी को अपना अपना 1 या 2 साल को आगे पीछे कर लोकसभा के इलेक्शंस के साथ सभी को अलाइन करना पड़ेगा। और इसी तरह से किसी भी स्टेट का टेन्योर या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करके हमें यह सोचना होगा कि क्या यह बिल सच में प्रैक्टिकल लग रहा है या फिर ये हमारे डेमोक्रेसी के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करने के लिए पहला कदम है। कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। आप मुझे अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि ये बिल में बीजेपी ने एक और ऑप्शन दिया है। इस बार लोगों से भी पूछा जाएगा कि क्या ये बिल उनके लिए सही है या गलत। हो सकता है कि आपके कमेंट्स हमें आगे पहुंचाने में मदद करें, जिससे इस बिल में कुछ अच्छे चेंजेस लेकर आ सके। प्लीज़ अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो अभी तक बातें हमने करी है क्या वो आपके हिसाब से सही है या गलत है। क्या ये हमारे देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा या फिर ये हमारे डेमोक्रेसी के फेडरल स्ट्रक्चर को कमज़ोर करेगा। अभी आपने इस बिल को लेकर कई सारी अफवाहें भी सुनी होगी कि ये बिल पास ही हो गया। कुछ लोग तो या कुछ न्यूज़ चैनल्स या कुछ यूट्यूबर्स तो ये बोल रहे हैं कि ये बिल पास हो गया है। ऐसा नहीं है, ये बिल अभी पास नहीं हुआ है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने के लिए वोटिंग कराई गई है। इस बिल को पास कराने के लिए वोटिंग अभी तक नहीं हुई है। इसका मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अभी बीजेपी को लगता है कि एक टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर बातचीत होना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर ये तो सिर्फ बीजेपी को लगता है। क्या लोकसभा के सभी मेंबर्स को ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट लगता है जितना कि बीजेपी को? इसके लिए एक जनरल वोटिंग कराई जाती है। बीजेपी को लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो बहुत ज़रूरी है। इससे देश की जीडीपी में ग्रोथ होगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और देश का कई सारा पैसा जो है वो बचेगा। तो ये चीज़ तो सिर्फ बीजेपी को लगती है। हो सकता है बीजेपी के सिर्फ कुछ ही लोगों को इस टॉपिक को लेकर लगता होगा कि हाँ ये ज़रूरी है। सिर्फ इसीलिए यहाँ पर एक बिल को
इंट्रोड्यूस कराने से पहले एक बार वोटिंग कराई जाती है। लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स हैं, तो क्या 543 सीट्स के सभी मेंबर्स को ये लगता है कि इस टॉपिक पे बातचीत होना चाहिए? सिर्फ इसीलिए इसको कहते हैं जनरल वोटिंग। जैसे ही जनरल वोटिंग में एक भी वोट अगर इस बिल के पक्ष में आता है तो ये बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। आप ये क्लिप देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। अब मतदान नाउ डिवीजन मैं माने से देखा आपने, पहले वोटिंग हुई, वोटिंग में बहुमत मिली, इसी के बाद इस बिल को इंट्रोड्यूस कराया गया। इसका मतलब कि अब लोकसभा में इस मुद्दे पर बातचीत होगी, इस मुद्दे के ऊपर सारी चीज़ों को अच्छे से डिसाइड किया जाएगा और फिर फाइनली डिसीजन लिया जाएगा कि इस बिल को कानून बनाना चाहिए या नहीं। तो जब वो दूसरा डिसीजन लिया जाएगा कि इसको कानून बनाना है या नहीं, उस समय बीजेपी को चाहिएंगे 2/3 वोट्स। मतलब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर लोकसभा में 543 सीट्स हैं तो बीजेपी को 362 वोट्स इस बिल के पक्ष में चाहिएंगे अगर इस बिल को कानून बनाना है। दरअसल में संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में 362 सदस्यों का समर्थन और राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं, राज्यसभा में एनडीए के 112 सांसद हैं। यानी 2/3 बहुमत के लिए लोकसभा में एनडीए को 69 सांसदों के समर्थन की और राज्यसभा में 51 सांसदों के अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है। बिल का मतलब होता है प्रपोजल, एक्ट का मतलब होता है कानून। तो अगर प्रपोजल को कानून बनाना है तो बीजेपी को 362 वोट्स चाहिए, पर बीजेपी के खुद के पास 240 सीट्स ही हैं। और अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास 293 सीट्स हैं। इसका मतलब 64 सीट्स का गैप आ रहा है। अगर बीजेपी को इस बिल को लॉ या कानून बनाना है तो अपोजिशन से 64 वोट्स बीजेपी को चाहिएंगे। आई होप आपको अभी तक सब चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ, मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए या नहीं, इसीलिए अभी वोटिंग हुई थी। इस मुद्दे को कानून बनाना है या नहीं, उसकी वोटिंग अभी बाद में होगी। जो लास्ट टाइम आपने देखा था, ओम बिरला जी को 48 घंटे का समय मिला था जिसमें उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, जिसको हम जेपीसी सुना होगा आपने। तो जेपीसी कमेटी को 90 दिन का समय मिलता है जिसमें वो ये तय करते हैं कि इस बिल में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, उसके सभी पहलुओं को अच्छे से नाप तोलते हैं। अगर जेपीसी कमेटी को लगता है कि मुझे ज़्यादा समय चाहिए तो 90 दिन का समय वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, जेपीसी की कमेटी में कौन कौन है? जेपीसी की कमेटी में 31 लोग होंगे, जिसमें से 21 लोग जो हैं वो लोकसभा मेंबर्स होंगे और 10 लोग जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे। तो किसी को भी यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा, सभी लोगों को एक साथ लेकर इस बिल पे जेपीसी कमेटी के अंदर सबसे चर्चा करी जाएगी और उसके बाद कुछ भी अगर चेंजेस हुए तो उस चेंजेस को करने के बाद इस बिल को एक्ट बनाया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करिए, ताकि जो लोगों को गलत फहमियाँ पैदा हुई है कि ये बिल पास हो चुका है, ये बिल पास हो गया, ये बिल इंट्रोड्यूस हो गया है, इसमें इनको डिफरेंसेस समझ में आए और कई सारी गलत फहमियाँ या कन्फ्यूजन्स दूर हो सके। आप अभी के अभी इस बिल को अपने व्हाट्सएप के सभी ग्रुप्स में शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।